तो सबसे पहले केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में बी द रिजल्ट ऑफ केमिकल इंटरेक्शन। तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ केमिकली कुछ चेंज होने वाला है। तो इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जब कोई प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है तो उसके इंग्रेडिएंट्स के बीच में जो है वो केमिकल इंटरेक्शन हो जाती है, जिनकी वजह से जो है कुछ डेंजरस प्रोडक्ट बन सकता है, जो कि हार्मफुल भी हो सकता है एक पेशेंट के लिए जो उनको कंज्यूम करेगा। तो इसमें जो है ये सबसे बड़ा जो कारण जो देखने को मिलता है इसका, तो वो होता है कंपैटिबिलिटी रिजल्ट फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिडक्शन एसिड बेस्ड हाइड्रोलिसिस कम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो है वो पहले भी हमने पढ़ा है, चाहे वो 9th हो 10th हो, वहाँ पे देखा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ये जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं ये जहाँ तो ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं, जहाँ फिर रिडक्शन की वजह से होती हैं, जहाँ फिर एसिड बेस जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जो कि हार्मफुल हो सकता है। और हाइड्रोलिसिस हो गया यानी कि एडिशन ऑफ एक्वस मीडियम, यानी कि किसी लिक्विड में हाइड्रोजेनेसिस होना, किसी में हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और उसको ही कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इन वजहों से जो है हमारी इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं। दीज रिएक्शन में भी नोटिस्ड बाय प्रेसिपिटेशन। तो हमें पता कैसे चलता है कि वहाँ पे जो है कुछ इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है, जहाँ हो रही है, तो वो हमें पता चलता है जहाँ तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। तो प्रेसिपिटेट होते हैं जैसे स्कम लाइक, जैसे कि बुलबुले लाइक, जैसे कि हम जो है सर्फ को पानी में गुलाते हैं तो ऊपर जो बुलबुले टाइप निकल आते हैं, तो उनको क्या, वो समझ लीजिए कि वो क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो ऐसे ही जो है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाती है जब दो रिएक्शंस होती हैं दो इंग्रेडिएंट्स के साथ में, तो वहाँ पे क्या हो जाती है? प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो जाती है। एफरवेशन भी हो जाती है, वो भी एक टाइप की प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन ही होती है, जहाँ फिर एवोल्यूशन होने शुरू हो जाता है किसी गैस का। तो जहाँ फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जो है जो कुछ एलिमेंट जो हैं वो डिकम्पोज होना शुरू कर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है इनकम्पैटिबिलिटी होती है। और कलर चेंज होना तो हमें पता ही है एक मुख्य कारण हो सकता है। बाय एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ब्लास्ट की आवाज़ भी आ सकती है। जैसे कि हम कुछ जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें जब कुछ वाटर को ऐड करते हैं तो वहाँ भी ब्लास्ट जैसे होते हैं, एक्सप्लोजन होते हैं। तो उस टाइप के ये भी इंडिकेशन है कि वहाँ पे इन केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हुई है। Usually occur immediately when the precipitation ingredients are mixed, and thus these types of incompatibility called इमीडिएट कंपैटिबिलिटी। तो इस टाइप की जो कंपैटिबिलिटी जो इमीडिएटली होती है, जैसे ही दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है या दो अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स किया जाता है, तो अगर इमीडिएटली क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, एफरवेंस हो जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। तो ये क्या होते हैं? ये इंडिकेटर होते हैं कि वहाँ पे जो है इमीडिएट इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है, यानी कि इमीडिएटली जो है वो क्या है? इमीडिएटली जो है इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो यानी कि तुरंत क्विकली जो है इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, उसके साइन हैं हमारे प्रेसिपिटेशन, एफ्लुएंस, डीकम्पोजिशन, कलर चेंज एंड वाई एक्सप्लोजन यूजुअली अक्कर इमीडिएटली व्हेन द प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जो है ये भी इमीडिएटली जो है अक्कर होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तो जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है इसके दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है टॉलरेटेड। तो टॉलरेटेड होता है, इस टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, जब दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है तो जो रिएक्शन होती है वो बड़ी ही स्लो होती है या बहुत ही कम होती है, यानी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिले होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा देर में पता चलता है कि कुछ इनकम्पैटिबिलिटी हुई है। तो इसमें क्या होता है, वियर द प्रैक्टिकेबल द रिएक्शन इज मिनिमाइज्ड बाय द अप्लाइंग सम सूटेबल order of mixing or mixing the solution in dilute forms, but no alternation is made in the active ingredients of the preparation। तो टॉलरेटेड में हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे मिनिमल रिएक्शन होती है प्रैक्टिकली, तो इसको हम ईजिली जो है क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रही हैं तो उसको हम ज़्यादा डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी कि
अगर हम एक्वस मीडियम में कोई यानी कि वाटर में अगर किसी चीज़ इंग्रेडिएंट को मिक्स करके कोई सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम उसको अगर ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो जो वो प्रेसिपिटेट जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो एक ये भी होता है, और साथ में जो एक्टिव स्टीयरिंग, तो यानी कि जो है उसको घुलाना जो है फास्ट कर सकते हैं, उसकी स्टीयरिंग फास्ट कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होगा, जो है जो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होगी वो कम होगी। और जो है तो इसमें हम एक काम ये भी करते हैं कि कोई अल्टरनेट इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करते, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको ऐड नहीं करते। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम ही रहता है। यानी कि जो अगर हम मेडिसिन में देखें तो क्या होता है कि एक जो होता है वो होता है मेन सब्सटेंस होता है। दूसरा होता है जो सिर्फ कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर उसको एक टाइप का जो है उसको फ्लेवर देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जो कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, तो इनकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, इनकी कोई फार्मास्यूटिकल वैल्यू नहीं होती। तो हमें मेन फोकस जो रहता है वो रहता है मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसका फार्मास्यूटिकल कोई काम है, जो कोई बॉडी पे कोई इफ़ेक्ट शो करेगा। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें हम कोई भी फेरबदल नहीं करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। तो ये इसमें कहा जा रहा है टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। तो टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये बहुत ही स्लोली हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आ गया एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। तो एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी जो है ये बहुत ही फास्ट होती है। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते ही हमें क्या जो है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो हमें इजली इंडिकेशन मिल जाता है कि जो है अभी इनकम्पैटिबिलिटी हो गई है। इन एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन इज प्रिवेंटेड बाय additional and substitution of one of the reacting substance with another and equal therapeutic value what does not affect the मीडियल एक्शन ऑफ द प्रेपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो पिछली हमने देखी थी टॉलरेटेड, तो टॉलरेटेड में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था जिसकी फार्मास्यूटिकल कोई वैल्यू थी, जो फार्मास्यूटिकल कोई इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, उसको हमने चेंज नहीं किया था, एक्टिव इंग्रेडिएंट को हमने चेंज नहीं किया था। मगर इसमें जो है अगर एक जो इंग्रेडिएंट जिसकी थेरेप्टिक वैल्यू सेम है, जिसकी फार्मास्यूटिकल वैल्यू जो है वो सेम है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं दूसरे के साथ अगर वो किसी टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी पैदा करता है। तो जैसे कि हमें ये देख रहे हैं एग्जांपल में, जैसे कि कैफीन सिट्रेट जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद कैफीन। तो जो कैफीन सिट्रेट होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो जिसकी वजह से ये कई बार जो है वो कुछ रिएक्शंस में इनकम्पैटिबिलिटी पैदा कर लेता है। तो वहाँ पे क्या है, हम सिट्रस को जो है चेंज करके सिंपली जो है कैफ़ीन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सोडियम सिलिकेट के साथ हम सीधा कैफ़ीन को यूज़ कर सकते हैं कैफ़ीन सिट्रेट की जगह पे, या फिर कैफ़ीन सिट्रेट मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो है हम सेम थेरेप्टिक वैल्यू वाला जो है इंग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं दूसरे की जगह पे। तो इस कंपैटिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी। तो एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी में दो टाइप रहता है, जहाँ तो ये अटेंशनल रहती है, जहाँ ये इन अटेंशनल रहती है। तो अटेंशनल में होता है कि जो प्रिस्क्राइबर है उसको पता है कि जो ये वाला जो मेडिसिन जहाँ इंग्रेडिएंट मैं जो प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ ये जो है इनकम्पैटिबिलिटी पैदा कर सकता है, मगर वो उसके मालूम होने के बावजूद भी जो है इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो ड्रग को प्रिस्क्राइब करता है, तो वो होगी इंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल होगी कि जो प्रिस्क्राइबर या जो डॉक्टर है उसको पता नहीं था कि ये जो सब्सटेंस है ये इनकम्पैटिबिलिटी पैदा कर सकता है, तो उसको पता ना होने की वजह से जो है उसने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया, और उसको नहीं था पता कि ये इनकम्पैटिबिलिटी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो इस टाइप की जो इनकम्पैटिबिलिटीज़ जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए, उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। तो जो पहला मेथड होता है इसमें जो होता है कुछ जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो डिफ्यूजेबल होते हैं, यानी कि वो ईजिली जो हैं डिफ्यूज़ हो जाते हैं और डिज़ाल्व हो जाते हैं। उस टाइप के प्रेसिपिटेट को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट। यानी कि कई टाइम पे हमने जब 11th 12th में जो भी
रिएक्शंस देखी होंगी तो उसमें हमने देखा है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं, मगर कुछ देर के बाद या कुछ डिज़ोल्व करने के बाद उनको जो है वो उसमें समा जाते हैं, सोल्यूशन में ही मिक्स हो जाते हैं। तो उस टाइप के जो प्रेसिपिटेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इस टाइप के प्रेसिपिटेट्स के लिए जो है हम मेथड 1 यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, डिज़ोल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन एंड अदर इन अदर पोर्शन। तो हम व्हीकल यूज़ करते हैं, व्हीकल। तो व्हीकल हो सकता है जहाँ तो हमारा एक्वस मीडियम हो सकता है, जहाँ हमारा अल्कोहल हो सकता है, या और कोई मीडियम हो सकता है। तो व्हीकल होता है जो दो सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। मान लीजिए हमारे पास एक पोटेशियम का साल्ट है और दूसरा है सोडियम का साल्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करना है, इनको मिक्स करना है, और ये हैं पाउडर फॉर्म में। तो इनको मिक्स करने के लिए हमें एक सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे, व्हीकल, जहाँ अल्कोहल को यूज़ कर लेंगे, या फिर व्हीकल किसको, एक्वस मीडियम यानी कि वाटर को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे व्हीकल का क्या काम रहेगा, जो व्हीकल जो है उनको मिक्स करने में हेल्प करेगा। तो हम व्हीकल को जो है दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर देंगे, और जो अलग अलग दो पोर्शन हैं उनमें जो है हम जो डिज़ोल्व करने के लिए हम हमारे पास जो सब्सटेंस हैं उनको ऐड कर देंगे। अलग अलग जो पोर्शन हमने डिवाइड किए हैं तो उसमें हम जो है वो उनको ऐड कर देंगे सब्सटेंस को। तो ऐड करने के बाद जो है उनको मिक्स कर लेंगे। तो रैपिड स्टीयरिंग के साथ, रैपिड स्टीयरिंग होता है जल्दी जल्दी घुलाने के साथ, यानी कि जहाँ तो हम कुछ घुलाने के लिए एक स्टीयर यूज़ कर सकते हैं, या स्पून यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक रॉड यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हम स्टीयरिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या है, ये इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया मेथड बी। ये हम यूज़ करते हैं इनडिफ्यूजेबल यानी कि जो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो इजीली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उनके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं मेथड बी। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड द व्हीकल इनटू टू इक्वल पोर्शन। तो इसमें भी हम जो है व्हीकल को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। व्हीकल आपने समझ लिया पहले। डिजॉल्व वन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस इन वन पोर्शन। तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं तो उधर भी हमने जो है दो पोर्शन में जो डिवाइड किया था, जो व्हीकल उसमें ऐड कर दिए थे सब्सटेंस, तो उनको जो है मिक्स किया था। प्लेस द अदर पोर्शन ऑफ द व्हीकल इन मोटर इन टू दिस इन corporation a suitable amount of compound triacanth powder with constant titration until a smooth mucilage is produced। तो दूसरे में हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रायाकैंथ पाउडर यूज़ करेंगे, जो क्या है थिकनिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, उस जो सब्सटेंस जो कि इनडिफ्यूजेबल जो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है उसको जो है डिज़ोल्व होने में हेल्प करेगा, ताकि वो इजीली जो है म्यूसिलेज, स्मूथ म्यूसिलेज फॉर्मेशन कर सके। मिक्स द टू पोर्शन ऑफ बाय स्मॉल एडिंग वन पोर्शन टू अदर विद रैपिड स्टीयरिंग। तो इसके साथ क्या होगा कि जो दो पोर्शन अलग अलग हैं उनको हम मिक्स करेंगे रैपिड स्टीयरिंग के साथ। तो वो क्या है, मिक्स हो जाएंगे। बेदर मेथड ए एंड बी हैज़ बीन यूज्ड इन डिस्पेंसिंग द prescription. It is very important to fix the shake the bottle level on the container, ensure that the patient strictly follow and release the importance of the direction। तो जो शेक वेल बिफोर यूज़ जो है, ये जो है बोतल पे जो लेवल चिपका होना चाहिए, तो ये हमें याद रखना है एक। और दूसरा पॉइंट हमें ये याद रखना है, जो कि ट्रायाकैंथ पाउडर है ये हमें यूज़ करने हैं उसमें। तो ये जो एजेंट्स हैं ये हम बी जो मेथड है उसमें यूज़ करते हैं, बल्कि ए मेथड में हम किसी टाइप का जो है आउटर सब्सटेंस, जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो है वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जो डिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं रैपिड स्टीयरिंग से। जहाँ फिर हम व्हीकल को दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करते हैं और दो अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग पोर्शन में डिज़ोल्व करके फिर उनको मिक्स करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अब हम देखेंगे मेथड ऑफ करेक्टिंग केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो मेथड कौन कौन से यूज़ होते हैं करेक्ट करने के लिए केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो सबसे पहले देखेंगे एल्कोलाइड साल्ट विद एल्कलाइन सब्सटेंस। तो मोस्ट ऑफ साल्ट आर soluble in water, but alkaloid based are practically insoluble in water and freely soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो जो अल्कोलाइड जो साल्ट होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि जो अल्कोलाइड बेसिस होते हैं
ये जो है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, कुछ हद तक ये सॉल्युबल होते हैं, मगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, तो इस टाइप के जो है सॉल्वेंट्स जो हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। लाइक अल्कलाइन सब्सटेंस लाइक एरोमेटिक सिरप ऑफ अमोनिया सोल्यूशन ऑफ व्हेन अल्कलाइन सब्सटेंस, तो अभी अल्कलाइन सब्सटेंस हम देखेंगे, जैसे हो गया एरोमेटिक सिरप ऑफ अमोनिया, सोल्यूशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये सब क्या हैं, ये अल्कलाइन सब्सटेंस हैं। तो एंड बोरेक्स ये भी एक अल्कलाइन सब्सटेंस है। इज एडेड टू द अल्कलाइडल साल्ट सोल्यूशन द फ्री अल्कलाइडल में बी प्रेसिपिटेटेड। तो अभी क्या होता है कि जब हम अल्कोलाइडल साल्ट को जो मिक्स करते हैं किसी अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ जो है, जैसे कि सिप्रेट ऑफ अमोनिया, सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बोरेक्स के साथ जब हम किसी भी अल्कोलाइड साल्ट को मिक्स करते हैं, अल्कोलाइड प्लस अल्कलाइन सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। हाउ एवर दे आर नॉट ऑलवेज प्रेसिपिटेटेड। तो कुछ टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं प्रेसिपिटेट, और कई टाइम पे नहीं भी मिलते हैं देखने को, बिकॉज ऑल द अल्कोलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो अल्कोलाइड्स होते हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल भी होते हैं वाटर में, ऐसा नहीं है कि ये सारे ही अनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं वो हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो पहले देखेंगे स्ट्रिक्नाइन। तो स्ट्रिक्नाइन जो होता है ये भी एक अल्कोलाइड लाइडल साल्ट होता है। तो जब हम इसको अलग अलग जो अल्कलाइडल अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिक्नाइन का सोर्स क्या है। तो टिंचर नक्स बोमिसा जो है, टिंचर नक्स बोमिसा जो है इसका सबसे बड़ा जनरली जो सोर्स है स्ट्रिक्नाइन का, इन मिक्सचर रिक्वायर्ड टू स्टिमुलेट द एपिटाइट। तो ये जो है इस टाइप का जो स्ट्रिक्नाइन है ये यूज़ किया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे हमें भूख बढ़ाने के लिए जो है कोई दवाई प्रिपेयर कर रहे हो, मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे जो है स्ट्रिक्नाइन का यूज़ किया जाता है। तो द अमाउंट ऑफ स्ट्रिक्नाइन प्रेजेंट इन 0.5125 ग्राम पर ml ऑफ टिंचर बोमिसा। तो 100 ml टिंचर बोमिसा में जो है वो 0.125 ग्राम जो है वो स्ट्रिक्नाइन होता है। द अमाउंट ऑफ स्ट्रिक्नाइन प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ स्ट्रिक्नाइन नक्स बोमिसा इज इजिली डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड इन अल्कलाइन सोल्यूशन। तो जो टिंचर जो स्ट्रिक्नाइन है जो कि 10 ml ऑफ टिंचर नक्स बोमिसा है, जो 10 ml जो टिंचर नक्स बोमिसा जो है वो 100 ml वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करता। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ स्ट्रिक्नाइन इज मोर इन अल्कोहल। तो ये हमने पहले ही देखा कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें जो है अल्कलाइन सब्सटेंस इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो जो अल्कोहल है ये भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्ट्रिक्नाइन है वो वाटर से ज़्यादा अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है। और ये भी याद रखना है कि पर 100 ml ऑफ जो वाटर है उसमें 10 ml जो है टिंचर नक्स बोमिसा जो है डिज़ोल्व हो जाता है। और टिंचर नक्स बोमिसा जो है ये मेन सोर्स है किसका, स्ट्रिक्नाइन का। तो स्ट्रिक्नाइन का जो यूज़ कहाँ पे होता है, ये जो यूज़ की जाती है कहाँ पे, एपिटाइट यानी कि भूख लगने वाली जो मेडिसिन या प्रेपरेशंस होती हैं जिनकी जो एपिटाइट जो है ख़त्म हो जाती है उनको स्टिमुलेट करने के लिए ये मिक्सचर यूज़ किया जाता है। चलते हैं अगली स्लाइड्स पे। तो ये एक हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें स्ट्रिक्नाइन हाइड्रोक्लोराइड का सोल्यूशन 6 ml और एरोमेटिक सिरप ऑफ अमोनिया जो है 4 ml जो, और वाटर 120 ml जो दिया गया है। तो इसमें जो है वाटर जो है वो ज़्यादा दिया गया है 120 ml, तो जो है और अल्कोहल जो है कम दिया गया है। एरोमेटिक सिरप ऑफ जो अमोनिया है उसमें जो अल्कोहल की मात्रा कम है, और जो है वाटर जो है वो 120 ml दिया है। और जो हमारे पास स्ट्रिक्नाइन है ये डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में इतना ज़्यादा, तो जो है इसको जो है वापस बैक कर देना चाहिए तो प्रिस्क्राइबर को, ताकि वो उसको दोबारा से सही करके प्रिस्क्रिप्शन को भेजे। मिलते हैं
तो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो है ये भी एक अल्कोलाइडल साल्ट है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉर्फिन इज 10 मिनिमम पर आउंस। तो आउंस भी एक यूनिट है वेट का, तो और मिनिमम भी एक जो है यूनिट है। तो 12 मिनिमम जो है पर आउंस जो है इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। देयर फॉर द precipitation contain less than 1/12 minimum per ounce of morphine will not precipitate with alkaline solvent। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो मॉर्फिन है वो 12 मिनिमम पर आउंस जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, मगर अगर उससे ज़्यादा हो तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। फर्दर द मॉर्फिन इज मोर सॉल्युबल देन इन वाटर। तो अल्कोहल में जो है जे भी जो है मॉर्फिन भी ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। Therefore the mixture contain the alcohol morphine will not be precipitated। और जिस मिक्सचर में अल्कोहल होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो बात है यही है कि वहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जो है मॉर्फिन जो है इजीली डिज़ोल्व हो जाता है अल्कोहल के मीडियम में। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सोलोनेशियस अल्कोलाइड्स की बात करते हैं। तो टिंचर बेलेनोडोना जो है इसका सोर्स है। तो और टिंचर हायोस्कमस जो है इसका जो है नेक्स्ट सोर्स है। और टिंचर स्ट्रैनोमियम जो है कंटेनिंग सोलोनेशियस अल्कोलाइड। तो ये जो है तीन इसके जो है मेन सोर्स हैं, ये और ये। तो उसमें जो है सोलोनेशियस अल्कोलाइड जो है आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड इन मिक्सचर्स एंड कंटेंट्स ऑफ दिस अल्कोलाइड इन प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट इज़ वेरी लो, देयरफॉर नो प्रेसिपिटेशन। तो इनका जो सोलोनेशियस जो अल्कोलाइड है इसका जो कंटेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन में ये बहुत ही कम होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल जो है इसका जो प्रेसिपिटेट जो है बहुत ही कम पाया जाता है। देखते हैं एपिकैक्योना अल्कोलाइड जो है ये जो है टिंचर आईपीकैक्योना विच कंटेन्ड एमीटाइन इज़ मेनली यूज्ड इन कफ मिक्सचर। तो इसका जो मेन यूज़ है वो कफ मिक्सचर में किया जाता है। विच में आल्सो कंटेन अल्कलाइन सब्सटेंस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, बट एमीटाइन is not precipitated because the quantity of tincture prescribed is very low and presence of alcohol further। तो इसका भी जो हमें प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसको बहुत ही कम अमाउंट में प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो और साथ में अल्कोहल मीडियम होने की वजह से जो है इसकी जो प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल जो है वो है कोडाइन। तो कोडाइन जो है ये भी जो है 120 पार्ट ऑफ वाटर में सॉल्युबल। अगर एक पार्ट कोडाइन का हो और 120 पार्ट जो है वो वाटर के हों तो उसमें ये डिज़ोल्व हो जाती है। वहीं 2 पार्ट ऑफ अल्कोहल अगर 100 ml जो है अल्कोहल हो तो वहाँ पे ये 50 ml जो है डिज़ोल्व हो जाती है। बिकॉज ऑफ इट्स applicable solubility in water the codeine is not precipitated from the dilute solution। तो जो कोडाइन है ये भी बहुत ही कम प्रेसिपिटेट होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होती है वाटर में। और जब ये अल्कलाइन सब्सटेंस के साथ मिक्स की जाती है तो इसका प्रेसिपिटेट बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कैफीन इज सॉल्युबल इन 18 पार्ट ऑफ वाटर। तो अगर एक पार्ट इसका हो और 18 पार्ट जो है वाटर के हों तो ये इजीली जो है सॉल्युबल हो जाती है। और कैफीन जो है ये भी जो है अल्कोहल मीडियम में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। तो ये 14 पार्ट ऑफ अल्कोहल में सॉल्युबल होती है इन विच नो प्रेसिपिटेशन। तो ये इसमें भी हमें बहुत ही कम जो है प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है कोकेन। तो कोकेन इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो जो कोकेन है ये भी स्लाइटली थोड़ी बहुत जो है डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। तो इसका भी एक पार्ट अगर वाटर का अगर कोकाइन का हो और 1300 में जो 1300 जो पार्ट अगर वाटर का हो तो वहाँ पे इजीली डिज़ोल्व हो जाती है। वहीं ये अल्कोहल में 1/10 डिज़ोल्व हो जाती है। कोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये मेनली जो है ईयर ड्रॉप्स में यूज़ किए जाते हैं और नेज़ल स्प्रे में यूज़ किए जाते हैं और थ्रॉट स्प्रे में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इसका भी जो
हमें इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंसेस कोकेन इज़ प्रेसिपिटेटेड। तो अगर अल्कलाइन सब्सटेंस जैसे कि एरोमेटिक सिरप जैसे अमोनिया सिरप वगैरह के मीडियम में अगर इसको यूज़ किया जाए तो इसमें भी हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हमें उस टाइप के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं, कोकीन आई ड्रॉप मस्ट बी डिस्पेंस इन अल्काइन फ्री कंटेनर। तो अगर इसमें हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं तो हमें जो है इस प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट को नहीं देना है, ड्रॉप्स को डिस्पेंस नहीं करना है, और जो है कोकीन को हमेशा जो है आई ड्रॉप्स को हमें अल्कलाइन फ्री कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एल्कोलाइडल साल्ट्स को अगर हम सॉल्युबल आयोडाइड्स के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। तो जैसे पोटेशियम आयोडाइड जो है ये एक सॉल्युबल आयोडाइड है और ये मोस्टली यूज़ किया जाता है जो कफ के लिए मिक्सचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जो है अगर स्टिच 9 के साथ हम कंबाइन करते हैं आयोडाइड्स को तो वहाँ पे जो है इनसॉल्युबल हाइड्री आयोडाइड्स जो है फॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और ये डिफ्यूजेबल होते हैं, यानी कि ये इजीली डिज़ोल्व हो सकते हैं एज ए प्रेसिपिटेट। ये डिफ्यूजेबल का मतलब होता है इजीली जो है डिज़ोल्व हो सकते हैं इस टाइप के प्रेसिपिटेट्स। तो इसके लिए हम जो है मेथड यूज़ करते हैं प्रेसिपिटेट यील्डिंग कम्बिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्कोलाइडल साल्ट विद टेनिन्स। तो अभी अल्कोलाइडल साल्ट जो है ये टेनेट्स फॉर्म करते हैं। टेनेट्स जो होते हैं ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। टेनेट्स एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म है। तो जब ये कंबाइन किए जाते हैं तो ये भी एक डिफ्यूजेबल जो है फॉर्म करते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। तो इसमें भी जो है मेथड ए यूज़ किया जाता है इनको क्लियर करने के लिए प्रेसिपिटेट्स को। और अगर कहीं अल्कोलाइडल सब्सटेंस का कोई पॉइजनिंग हो जाए अल्कोलाइडल, तो वहाँ पे जो है इनकी प्रेसिपिटेशन की जाती है बाय एडिंग सम टैनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर कहीं अल्कोलाइडल साल्ट की कहीं पॉइजनिंग हो जाए तो वहाँ पे जो है टैनिक जो है उनको ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से वो उनके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर देते हैं और वहाँ पे जो है उसके साथ जो है उसको लेस हार्मफुल कर सकते हैं। तो टैनिक एसिड जो है और स्ट्रॉन्ग टी जो है ये भी एक टैनिक की फॉर्म होती है। तो वहाँ पे ये अल्कोलाइडल साल्ट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है अल्कोलाइडल साल्ट विद सैलिसाइक्लेट्स। तो अभी अगर अल्कोलाइडल साल्ट को हम सैलिसाइक्लेट्स के साथ जो है मिक्स करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जनरली जो है क्यूनाइन जो है एक कंपाउंड आर प्रिस्क्राइब्ड विद सैलिसाइक्लेट्स इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो जनरली जो है क्यूनाइन जो है एक जो है अल्कोलाइडल साल्ट है जिसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं सैलिसाइक्लिक के साथ मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए। व्हेन द क्यूनाइन इज कंबाइंड विद सैलिसाइक्लेट इट फॉर्म इंडिफ्यूजेबल प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूनाइन सैलिसाइक्लेट, देयरफॉर फॉलो द मेथड वी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन यील्डिंग कॉम्बिनेशन। तो हम देखते हैं कि जो क्यूनाइन को जब हम सैलिसाइक्लेट्स के साथ जो है देते हैं तो उसमें जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं क्यूनाइन सैलिसाइक्लेट के, जो कि इंडिफ्यूजेबल होते हैं। तो हम मेथड वी जो है यूज़ करते हैं यील्डिंग कम्बिनेशन में। अल्कोलाइडल साल्ट विद अल्कलाइन बाइकार्बोनेट। तो अल्कोलाइडल साल्ट को अगर हम अल्कलाई बाइकार्बोनेट के साथ प्रिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो है सोडियम सिलिकेट इज एडमिनिस्टर ओरली इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक। तो अगर हम सोडियम सिलिकेट जो है ये हमारा जो है एक एक हमारा एल्कोलाइडल साल्ट है, इसको अगर हम ओरली लेते हैं तो ये जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में रहता है उसके साथ रिएक्ट करके काजेज क्या करता है गैस्ट्रिक इरिटेशन पैदा कर सकता है और गैस्ट्रिक पेन भी पैदा कर सकता है। हैंस व्हेन सोडियम सिलिकेट इज प्रिस्क्राइब्ड इट इज़ यूजुअली गिवन अलॉन्ग विद डबल क्वांटिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब भी हमें ये प्रिस्क्राइब करते हैं सोडियम सिलिकेट किसी को तो उसके साथ ही जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को भी जो है प्रिस्क्राइब करना चाहिए और वहाँ पे जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की जो है क्वांटिटी डबल होनी चाहिए सोडियम सिलिकेट से, जो कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और जो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस एंड मिनिमाइज द फॉर्मेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। तो सैलिसाइक्लिक एसिड के प्रेसिपिटेट को फॉर्मेशन को भी कम कर देता है और जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन से जो रिएक्शंस होती हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ गया अल्कोलाइडल साल्ट विद अल्कलाइन बाइकार्बोनेट। तो ये भी जो है तो सोडियम सिलिकेट प्लस अल्कलाइन सब्सटेंस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट
मिक्सचर अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो जब सोडियम सिलिकेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, यानी कि ऑक्सीडेशन होती है। तो इसकी वजह से जो है इनका जो है कलर जो है रेडिश ब्राउन हो जाता है, मगर इससे जो है उसकी जो थेरेप्टिक इफ़ेक्टिवनेस होती है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, यानी कि उसका जो मेडिसिनल जो इफ़ेक्ट होगा उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता। और टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न इन्फॉर्म द पेशेंट बिफोर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन अबाउट द डिस्कलरेशन ऑफ मेडिसिन। तो जो है इसको डिस्पेंस करने से पहले, डिस्पेंस यानी कि पेशेंट को देने से पहले जो है उसको ये बता देना चाहिए कि जो ये वाली जो मेडिसिन है इसकी डिस्कलरिंग होती है, इसका जो कलर चेंज होता है। तो इसमें ज़्यादा देखने की बात नहीं है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। जहाँ फिर कलरिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है जैसे लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिकोराइस, तो उसका भी जो है कलरिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। जहाँ फिर एंटी ऑक्सीडेंट्स जैसे सोडियम मेटाबाई सल्फेट जो है 0.1% का यूज़ किया जाता है। इससे जो है ऑक्सीजन की जो एब्जॉर्बेशन है वो कम होती है और जो है कलर जो है चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आ गया सॉल्युबल सिलिकेट्स एंड बेंजोएट्स विद फेरिक साल्ट। तो अभी सॉल्युबल जो सैलिसाइक्लेट हैं और बेंजोएट और फेरिक साल्ट का कम्बिनेशन में कौन सा जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। फेरिक साल्ट्स रिएक्ट विद सोडियम सिलिकेट विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक सैलिसाइक्लेट। तो जब फेरिक जो साल्ट होते हैं वो सोडियम साइक्लेट के साथ मिक्स कर किए जाते हैं तो वो रिएक्शन करके क्या फेरिक साइक्लेट जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं जो कि इनडिफ्यूजेबल होता है, जो डिफ्यूजेबल नहीं होता नेचर में। दियर फोर फॉलो द मेथड वी ऑफ प्रेसिपिटेशन यील्डिंग कम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो है मेथड वी यूज़ किया जाता है प्रेसिपिटेट यील्डिंग कम्बिनेशन के लिए, क्योंकि ये जहाँ पे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म किया गया है वो इन डिफ्यूजेबल है, यानी कि वो डिफ्यूजेबल नहीं है। तो वहाँ पे जो मेथड वी यूज़ किया जाता है इन सोडियम bicarbonate, the precipitate of ferric salicylate remains soluble and there a clear mixture is absorbed। तो वहीं अगर बात की जाए सोडियम बाइकार्बोनेट, द प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक साइक्लेट रिमेन सॉल्युबल। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो फेरिक साइक्लेट का जो प्रेसिपिटेट जो होता है वो सॉल्युबल होता है और वो क्लियर दिखता है। नेक्स्ट आ गया हमारा एट्थ, इनकम्पैटिबिलिटी काजिंग एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। तो कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज़ में हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो एवोल्यूशन होता है गैसेस का, वहाँ पे जो है गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है बोरैक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ग्लिसरीन। तो इस जहाँ पे हमें देखने को मिलता है व्हेन बोरैक्स एंड ग्लिसरीन आर मिक्स्ड टुगेदर हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स टेक प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एसिड। तो जब हम बोरैक्स और ग्लिसरीन को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे जो है हाइड्रोलिसिस जो होती है बोरैक्स की और फॉर्मेशन किसकी होती है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एसिड की जो है फॉर्मेशन होती है। बोरिक एसिड सो फॉर्म्ड रिएक्ट विद ग्लिसरीन टू फॉर्म द मोनोबेसिक ग्लिसरिक बोरिक एसिड। तो आगे हम रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है ये बोरैक्स का और यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। तो यहाँ पे सोडियम मेटाबोरेट की फॉर्मेशन हो रही है और बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। वहीं फिर बोरिक एसिड जो है उसको ग्लिसरीन के साथ कंबाइन किया जा रहा है। तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रही है, मोनोबेसिक ग्लिसरीन बोरिक एसिड और वाटर की। तो बोरिक एसिड इट सेल्फ इट इज़ ए वीक एसिड देयरफॉर विल नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट वेयर एज द मोनोबेसिक glyceric boric acid formed is sufficiently strong to react with bicarbonate to liberate। तो अभी जो है बोरिक एसिड जो है ये है जो है बीक एसिड है। तो ये जो है रिएक्शन बड़ी स्लो करता है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है रिएक्शंस नहीं करता। वहीं जो है मोनोबेसिक ग्लिसरिक जो बोरिक एसिड है ये जो है ये रिएक्ट करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और वहाँ पे जो है गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो लिबरेशन होता है गैस का। तो व्हेन दीज थ्री सब्सटेंस टू बी कंपाउंडेड दे रिमेन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है
तो when these three substances are to compounded they remain to be mixed in open vessel and mixture should, तो जब भी इस टाइप की रिएक्शंस जहाँ पे गैस इलेबरेट होती है तो वहाँ पे हमें जो है एक जो है क्लोज्ड लिड वाला जो कंटेनर यूज़ नहीं करना, बल्कि हमें वहाँ पे ओपन वेसल यूज़ करनी है जहाँ, ताकि जो है ये गैसेस बाहर लेबरेट हो सकें और जो है कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी पैदा ना हो सके। बाइस्मथ सब नाइट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाइस्मथ जो सब नाइट्रेट को अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पे बाइस्मथ सब कार्बोनेट एंड NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट जो है फॉर्म होता है और CO2 इवॉल्व होता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे हमें ओपन वेसल यूज़ करनी है, यही ध्यान रखना है। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट विद सॉल्युबल कैल्शियम, तो जो अगर सोडियम कार्बोनेट विद सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट के साथ अगर मिक्स किया जाए सोडियम बाइकार्बोनेट को कंबाइंड एंड सॉल्युबल एनर्जाइजेशन, तो वहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग इनसॉल्युबल कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ पे जो है हमें इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स देखने को मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलती है। द प्रेसिपिटेट्स ऑफ कार्बोनेट फॉर्म आर इन डिफ्यूजेबल इन नेचर, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं कार्बोनेट्स के वो जो हैं वो डिफ्यूजेबल होते हैं नेचर में। तो इसमें जो है मेथड ए का यूज़ किया जाता है प्रेसिपिटेटिंग यील्डिंग कम्बिनेशन में। नेक्स्ट आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट विद सॉल्युबल कैल्शियम, तो एट ordinary temperature the reaction proceeds slowly, hence it should not be accelerated by using the vehicle. Hot mixture should not be bottled until effervescence cease, तो जो है मिक्सचर को बॉटल्ड नहीं करना है, बंद नहीं करना है जब तक जो है एफरेवेंस यानी कि जो गैसेस एवॉल्व हो रही हैं जब तक वो पूरी एवॉल्व नहीं हो जाती। नेक्स्ट आ गया लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विड राइस इन एसिड मीडियम, तो लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विड राइस हैज़ इट्स फ्लेवर प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरेजाइन। ग्लिसरेजाइन जो होता है इसमें जो है प्रेजेंट होता है एक सब्सटेंस किसमें, लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विड राइस में। तो लिक्विड राइस जो है एक ये फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पोटेशियम साल्ट ऑफ ग्लिसरेजाइन जिंक एसिड, तो इसमें जो है कैल्शियम और पोटेशियम के जो है सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं ग्लिसरेजाइन के। तो व्हेन इट इज़ यूज्ड इन फ्लेवरिंग एजेंट इन acid mixture, acid react with glycerin and forms glycerin acid which is precipitated and a sticky black sediment is formed which is difficult to diffuse। अगर इस फ्लेवरिंग एजेंट को हम एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो है ये ग्लिसरेजाइन जो है एसिड फॉर्म कर लेता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं। तो इसे हमेशा जो है और जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो डिफ्यूजेबल होते हैं, तो इसको अवॉइड करना चाहिए एसिड मीडियम में यूज़ करने के लिए। तो अगर हम इसको हमेशा जो है एसिड फ्री मीडियम में ही यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विड राइस को जो है ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है तो इसको एसिड फ्री मीडियम में ही यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ गया लिक्विड राइस, एक्सट्रैक्ट ऑफ लिक्विड राइस जो है फ्लेवरिंग एजेंट इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें जो है सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स होते हैं। तो इसको जो है हमेशा जो है हमें न्यूट्रल या अल्कलाइन सॉल्यूशन में ही यूज़ करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सोडियम बार्बिट्यूरेट्स एंड मोनोब्रोमाइड, तो इनको जब हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो अमोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ए रिएक्शन टेक प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ बार्बिटोन विच is insoluble in water and therefore the precipitate and precipitates so formed are indiffusible nature। तो जब भी हम सोडियम सॉल्युबल बार्बिट्रोन्स या सॉल्युबल फिनोबार्बिटोन्स को जो है वाटर के साथ मिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम अमोनियम ब्रोमाइड के साथ मिक्स करते हैं इनको दो को सॉल्युबल बार्बिटोन्स एंड सॉल्युबल फिनोबार्बिटोन्स को हम मिक्स करते हैं जब अमोनियम ब्रोमाइड के साथ, तो वहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और जो कि इनडिफ्यूजेबल होता है नेचर में। एंड फॉलो द, तो वहाँ जहाँ पे इनडिफ्यूजेबल जो
हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे जो है मेथड बी ही हम फॉलो करेंगे, ये हमें पहले से पता है। व्हेन सॉल्युबल phenobarbital which can be produced by replacing the chemical in equivalent amount of ammonium bromide with sodium bromide and potassium bromide, since the quantitative action of these bromide is same। तो अगर हम अमोनियम ब्रोमाइड यूज़ कर रहे हैं फिनोबार्बिटोन के साथ, तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, क्योंकि जो है इनका क्वांटिटेटिव ऑफ एक्शन ऑफ ब्रोमाइड इन सेम, तो इनका जो एक्शन है, क्वालिटेटिव जो एक्शन है इनका सेम ही होता है। ये सारे सीडेटिव एक्शन ही प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पेन को रिड्यूस करने में ही हेल्प करते हैं। अमोनियम ब्रोमाइड कैन बी रिप्लेस्ड विद द सोडियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। तो अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है उसको ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ। तो इसके साथ ही जो हमारी वीडियो जहाँ पे कंप्लीट हुई, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।